नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अरुण प्रकाश द्वारा रचित कहानी भैया एक्सप्रेस। इज ही ए भैया। ट्रेन की रफ्तार तेज होती जा रही थी और दरवाजे से लटके रामदेव के लिए धूल भरी तेज हवा में आंखें खुली रखना मुश्किल था। अरे कब तक लटका रहेगा बंद दरवाजे पर? रामदेव ने दरवाजे पर जोर से थाप मारी। उसके कंधे से लटकता झूला गिरते गिरते बचा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। वह संभलता हुआ अंदर घुसा और दरवाजा भिड़ाकर डिब्बे के गलियारे में गमछे से मूंगफली के छिलके और सिगरेट के टोटो को हटाने लगा। दरवाजा खोलने वाले फौजी ने घृणा से मुंह बिचकाया। अरे मरने चले आते हैं, रिजर्वेशन का डिब्बा है, रिजर्वेशन है तेरा? रामदेव चुप। 18 साल के सांवले पतले रामदेव के लिए यह पहली लंबी यात्रा थी। अब तक उसने तिलरथ के अगले स्टेशन बरौनी तक ही रेल यात्रा की थी। रिजर्वेशन से तो उसका पाला कभी पड़ा नहीं था। पहली दफा वह बिहार तो क्या अपने जिले से भी बाहर निकला था। अपने भाई विष्णुदेव से उसने जरूर सुन रखा था कि पंजाब जाने में क्या क्या परेशानी होती है। दिल्ली होकर पंजाब जाने में सुविधा होती है और असम मिल दिल्ली जाती है। बरौनी स्टेशन पर डिब्बे में लोग बोरे में सूखी मिर्च की तरह ठूसे जाते हैं। आखिर ट्रेन खुल गई तो जो डिब्बा सामने आया उसी में वह दौड़कर लटक गया। टिकट है, रामदेव ने बमुश्किल कहा। टिकट? टिकट होने से क्या होता है? यह रिजर्वेशन का डब्बा है, समझे? अब रामदेव क्या करे? चुप डरी आंखों से फौजी को देखता रहा। पुरानी बेडोल पैंट और हैंडलूम के बेरिंग शर्ट पहनकर रामदेव अपने मोहल्ले में ही आधुनिक होने का स्वांग कर सकता था। इस नई दुनिया में सारी चीजें अचंभे से भरी थी। कुर्ते और सलवार में लिपटी सामने की बर्थ पर लेटी औरत ने अंग्रेजी उपन्यास को आंखों के सामने हटाया और उस फौजी से पूछा, सिविल कंपार्टमेंट इज लाइक धर्मशाला, इज ही अ भैया? हाँ लगता तो है। फौजी भुनभुनाकर रामदेव की ओर मुखतब हो गया। अरे तुमको जाना कहाँ है? पंजाब। रामदेव को लगा वह यहाँ बैठा रहा तो इन बड़े लोगों की नजर में चढ़ा रहेगा। वह उठा और बाथरूम के सामने वाले गलियारे में अंगोछा बिछाकर झोले का तकिया बनाकर लेट गया। ट्रेन में घुसने से लेकर पिछले एक सप्ताह तक के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गए। 10वीं का इम्तिहान खत्म होते ही माई पंजाब जाने आने के लिए पैसे का इंतजाम करने लगी थी। गांव का कोई आदमी मार काट की वजह से पंजाब जाकर उसके भैया विष्णुदेव को ढूंढने को तैयार नहीं था। कई लोगों से मिन्नतें करने के बाद माई रामदेव को ही पंजाब भेजने को तैयार हो गई। पैसों की समस्या सांप की तरह फन काढ़े फुकार रही थी। पुश्तैनी पेशा अनाज भुनने में क्या रखा है? कंसार में अनाज भुनवाने लोग आते ही नहीं। मकई की रोटी अशराफ लोग खाते नहीं। दाल इतनी महंगी है कि लोग चने की दाल बनाएंगे कि कंसार में चना भुनवाकर सत्तू बनवाएंगे। उस पर इतनी मेहनत। गांव के बगीचों बसवाड़ियों में सूखे पत्ते बटोरकर जमा करो, उन्हें जलाकर अनाज भूनकर पेट की आग को ठंडा करो। किसी तरह एक शाम का भोजन जुट पाता था। आखिर माई उपले थाप कर गुल बनाकर बेचने लगी थी। तब किसी तरह भोजन चलने लगा। लेकिन कोई काम आ पड़ता तो कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता था। इस बार भी पंडित जी ने ही पैसों की मदद की। भैया को की शादी में कर्ज बढ़ा तो मुश्किल हो गई। मूल तो मूल सूद सुरसा का भी भांति बढ़ने लगा। आखिर भैया को थाली लोटा कंबल बंसी लेकर कमाने पंजाब जाना पड़ा और वहां से वह पैसा भेजता तो माई सीधा पंडित जी को जाकर देती। कर्ज चुकाने को ही था कि अचानक यह सब कुछ बंद हो गया। पंजाब में खून खराबे की खबर मिलती तो माई के साथ साथ रामदेव का भी दिल डूबता। माई को पड़ोसी ताने मारते। इतना ही दुखता तो खून खराबे में बेटे को कमाने पंजाब काहे भेजा? अगर विष्णुदेव पंजाब नहीं जाता तो सब बेघर हो जाते क्या? जनार्दन उनके घर की जमीन खरीदने की ताक में था। पंडित जी का तकाजा तेज हो रहा था। घर ही बचाने बसाने विष्णुदेव को पंजाब जाना पड़ा था। बहू आती तो कहाँ रहती, क्या खाती? नई जिंदगी के कोपल को माई कैसे मसलने देती? भरे मन से माई ने विष्णुदेव को पंजाब जाने दिया था। सब ठीक ठाक होता जा रहा था कि अचानक सब कुछ बंद हो गया। लेटे लेटे रामदेव ने कमीज की चोर जेब में हाथ डाला। जेब में रेलवे टिकट, भाई के पते वाला पोस्ट कार्ड और पैसों को छूकर उसने इत्मीनान हो आया। झोले का तकिया ठीक से जमा कर आंख बंद करके सोने की कोशिश की। ट्रेन की खटर पटर गलियारे में फैली बदबू थी ही। डर भी था कि इतना था कि नींद में भी पंजाब सी उथल पुथल थी। विष्णुदेव, ए विष्णुदेव। भैया पंजाब से पिछली दफा लौटा तो वहां के किस्से खूब सुनाता था। माई भी रोज रात उससे पंजाब के बारे में पूछती थी। रोटी खाने भात नहीं मिले छो?
माई ऊ लोग तो सब खाने का रोटी खाए छे, ई बड़का गिलास में चाहे ओ चाहे हिया कहा मर मरजुआ चाहे तो हिया बनबे करी छे। नाई के माई ऊ सब बनिहार वाला चाह में हफीम के पानी मिलाई दे छे, वैसे थकनी हेट के जाई छे। आ बनिहार लोग खूब काम कईले, कत्ता देर में काम करे छाई। अरे 7 बजे भोर से 6 बजे सांझ तक, बीच में रोटी खाई के छुट्टी 1 घंटा। सब ताश खेलकर हमें अपनी बांसुरी बजाई लो और हमारी मालकिन ठीक छो हाँक पर तो ए विष्णुदेव ए विष्णुदेव। मालकिनी के हमरी बांसुरी बजनाई खूब चोखा लागई छे। विद्यापति चेतवर सुन ले पगला ही गए। खूब सुखी तगर मालिक छो, खूब की फटफटिया ट्रैक्टर जीप महलसन घर सो। बेटा दिल्ली में नौकरी में लगभग टोभी से हो छो, टीवी से हो ओ कथी जेना रेडियो में खाली गाने बोले छो, टीवी में गाना के साथ साथ सिनेमा अहन फोटो दिखवाई छो। मालिक मारे पीटा तो नहीं ना करो, कखो न गाली हरदम बकई छो। की कर भी पैसा कमाइन खेल नहीं छे ना, मन तो नहीं लगे हो तो गरीब नहीं रहन माई, पंजाब कहियो नहीं जाती रहेगी पैसा। विष्णुदेव का गौना सामने था, खर्च जुटाने और उसे दूसरी बार भी पंजाब जाना पड़ा। अपने इलाके में न साल भर मजदूरी का उपाय और मजदूरी भी पंजाब से आधी। विष्णुदेव पंजाब से थोड़ा भविष्य लाने गया था। रात में कोई गाड़ी पंजाब नहीं जाती। नियॉन लाइट से जगमगाती नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही उसे लगा कि इतने लोगों के समुद्र में वह खो जाएगा। भीड़, धक्कम धक्का, अजनबी लोग और इतनी रोशनी। उसने अपने सीने को कसकर दबा लिया ताकि टिकट, पैसा और पते वाला पोस्ट कार्ड कोई मार ना ले। ठिठक गया, पता नहीं गेट किधर है। आखिर भीड़ में वह घुस गया। ओवर ब्रिज पार कर स्टेशन के बाहर आ गया। बाहर टैक्सी, कार और 3 व्हीलर की कतारें थी। रात का समय, सब कुछ स्वप्न लोक सा था, जैसा उसने हिंदी फिल्मों में देखा था। असम मिल रास्ते में ही 5 घंटे लेट हो गई थी। उसे मालूम था कि दिल्ली में ट्रेन या बस उसे अमृतसर जाना पड़ेगा। वह मुसाफिर खानों की और बड़ा पंजाब जाने वाली गाड़ी के बारे में किससे पूछे। सब तो अफसरों की तरह ही लग रहे हैं। मुसाफिर खाने के एक कोने में कुछ साधारण मेले कुचले कपड़ों में थकी बुझी आंखों वाले लोग टीन के बदरंग पेटियों के पास बैठे थे। वह उन्हीं की तरफ बढ़ा। उस सामने वाली खिड़की पर जाकर पूछो। खिड़की पर कई लोग जमा थे। जब लोग हटे तो उसने बाबू से पूछा, बाबू अमृतसर वाली चली गई? हाँ। अब दूसरी गाड़ी कब आएगी? अब तो भैया कल ही जाएगी। ये तो बड़ा स्टेशन है, आजकल रात में कोई गाड़ी पंजाब नहीं जाती भैया। वह मुड़ा तो बाबू भी अपने दोस्त से बात करने लगा। सारे हिंदुस्तान को पता है रात में कोई ट्रेन पंजाब नहीं जाती, फिर भी पूछ रहा था। बाबू के दोस्त के स्वर में उपहास था। बिहारी भैया था ना, बाबू कहकर फिर से हंस पड़ा। जलंधर, लुधियाने, सारे पंजाब में यही लोग तो भरे हुए हैं। अरे बिहार से आने वाली गाड़ी को पंजाब में भैया एक्सप्रेस कहते हैं। उस तरफ हर गाड़ी में यही लोग तो ठुसे रहेंगे। वहां इन्हें काम नहीं मिलता। काम मिलता तो पंजाब थोड़ी मरने जाते, भूख थोड़ी ही रुकती है। इसलिए भैया एक्सप्रेस चलती रहेगी। सरकार की पटरी, सरकार की गाड़ी, सब ही घर पंजाब हो गया है। आजकल रामदेव के लिए बड़ा शब्द है। पिछले 4 महीने सोते जागते पहाड़ की तरह गुजरे। भैया कैसा होगा? पंजाब में बहा खून का हर कतरा, वहां चली हर गोली माई को लगती। रेडियो विष्णुदेव का हाल चाल थोड़े ही बोलेगा। माई फिर भी पंडित जी के यहाँ रेडियो सुनाती। वह भी चाय की दुकान पर अखबार पढ़ाता। रजिस्ट्री चिट्ठी लौटाई तो माई रात भर रोती रही। बेगूसराय जाकर उसी पते पर तार भिजवाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। माई मन्नतें मांगती, पंडित जी के पंचांग से शकुन निकलवाती, रो धोकर उपले गुल बेचने फुटलाइजर टाउनशिप निकल जाती। इतनी मेहनत पर मौसी टोकती तो माई एक ही जवाब होता, एगो बेटा पंजाब में है, ई रमुआ पढ़ लिए जे एकरा पंजाब नहीं जाए पड़ई। भौजी के यहाँ से अक्सर पूछवाया जाता, कोई खबर मिली? माई को लगता है शादी टूट जाएगी। कोई कब तक अपनी जवान बेटी को घर बिठाए रखेगा? माई को लगता बेटे का पता नहीं, पतोहू भी छूट रही है। कोशिश करती कि किसी तरह बिगड़ते घर को आंचल में समेटे रहे। रमुआ से पतोहू के बिया के दे बई। माई यह सुनते ही रामदेव शर्म से काट हो गया था। भौजी की सांवली निर्दोष बड़ी बड़ी आंखों वाला चेहरा उसके सामने घूम गया। अशराफ के घर में ऐसा होगा। शादी के बाद भैया पंजाब से लौट आया तो माई पागल है। लेकिन माई ने हारना नहीं सीखा था। जो कुछ बचा था उसे छाती से चिपकाए रहना चाहती थी। वह एक चक्कर डाक बाबू के यहाँ लगा लेती। लोभ में बेटे को पंजाब भेज दिया, अब काहे को चिट्ठी रोज पूछती है। एक दिन पोस्टमैन ने उसे झिड़क दिया। माई का सूखता शरीर, पंडित जी का सूद, जनार्दन का मंसूबा, भौजी की उदासी,
भाई के जीवन का संशय, रोज की किचकिच, माई का रुद्रन। रामदेव को लगता घर पंजाब हो गया है। रात रात भर सो नहीं पाता। पढ़ता लिखता क्या खाक, बस एक चीज काबिज थी, पंजाब, खून की तरह जमा शहर। अमृतसर आते आते बस में यात्रियों की बातचीत सुनते सुनते मन में ऐसा डर बैठ गया कि वह बस से भी डरने लगा और बस से उतरते उतरते फैसला ले लिया कि जो भी हो जैसे तैसे रात अमृतसर के बस अड्डे पर काट लेगा, लेकिन बस से अटारी नहीं जाएगा। 6:30 बजे शाम से ही बस अड्डे पर हड़बौंग मची थी। सबको ऐसी जल्दी थी कि जैसे बाढ़ में बांध टूट गया हो और सब जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। दुकानें फटाफट बंद हो रही थी। ठेले वाले अपनी दुकानें बढ़ा रहे थे। खाली बसों के ड्राइवर खल्लासी पास के ढाबों में जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। ढाबे के मालिकों को भी जल्दी थी, इसलिए उनके नौकर भी रेस के घोड़ों की तरह हाफ रहे थे। सबको एक ही डर था, 7 बजे कर्फ्यू लगने वाला था। रामदेव ने मूंगफली वाले का अक्षरशः अनुसरण किया, अपना सत्तू घोलकर पी गया और उसी के साथ लेट गया। मूंगफली वाला रांची का ईसाई आदिवासी था। 3 साल पहले घर से भागकर यहाँ आया था। चेहरे पर बड़ी दाढ़ी और सिर पर गमछे का मुरेठा उसके सरदार होने का भ्रम होता था। हंसता तो चमकीले दांत मोतियों की तरह जगमगा उठते, निष्पाप आंखें छलछला जाती। जेम्स अपने देश के रामदेव जैसे आदमी से मिलकर खुश हो गया था। दोनों गठरी की तरह कोने में दुबके थे और भी बहुत गठरियां थी गुमसुम। कर्फ्यू लग चुका था। चादर की ओट में रामदेव ने झांक कर देखा, बाहर सब कुछ थमा था। इंजन की तरह दहाड़ता बस अड्डा लाश की तरह खामोश था। न पंछी, न हवा, न कोई पत्ता हरकत कर रहा था। चीख भी निकलती तो डर से बर्फ हो जाती। चलती गोली हवा में थम जाती। पृथ्वी का घूमना जैसे बंद हो गया था। सांसें बेआवाज चल रही थी। मच्छर थे कि गलीज में बेफिक्री से भिनभिना रहे थे। सन्नाटे में ही वर्दी वालों से भरी एक जीप गुजर गई। रामदेव को लगा कि गर्दन पर से कोई धारदार चाकू गुजर गया। इधर में ऐसा ही होता है, जेम्स फुसफुसाया। चुप 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 सो जाओ, पेशाब करने भी मत जाना। रामदेव सोने की कोशिश करने लगा। दिन भर की थकान के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के 11 बजे बस अड्डे पर जैसे कहर टूट पड़ा। वर्दी वाले सबको बूट की ठोकरों से जगा रहे थे। 50 सवाल, कहां से आए हो, क्या मतलब है, डर से कोई हकलाया तो लात घूसे बंदूक के कुंदे से ठिका। 3 नौजवान सरदारों को घसीटते हुए ले गए। बिहार का नाम सुनकर वे आगे बढ़ गए थे। रामदेव फिर भी थरथर कांपता रहा। जेम्स फिर सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन रामदेव के कानों में उन तीनों नौजवानों की चीख जिद्दी मधुमक्खी की तरह भनभनाती रही। रफ्ता रफ्ता सब चीजों की आदत हो जाती है, सो धीरे धीरे शहर भी खून की तरह जम गया। आगे पाकिस्तान है। स्टेशन पर टिकट लेकर बैठा तो उसे इत्मीनान आया। उसने अपनी जेब से मुड़ा तुड़ा बदरंग पोस्टकार्ड निकाला और पता पढ़ने लगा। विष्णुदेव इंदर सिंह का फॉर्म, गांव रानी के भया अट्टारी, जिला अमृतसर। पढ़कर उसके ने सामने बैठे बुजुर्ग सरदार की ओर बढ़ाया ताकि वे रानी के जाने का रास्ता बता दे। सरदार जी ने अफसोस से सिर हिलाया और कहने लगे, मैं हिंदी पढ़ना नहीं जानता, सारी उम्र उर्दू पढ़ी है, बस हिंदी समझ लेता हूँ, बता क्या है। मुझे रानी के अट्टारी गांव जाना है, अनजान आदमी हूँ, बिहार से आया हूँ। रामदेव का संकोच सरदार जी की आत्मीयता से घुल गया और उसने पूरा पता पढ़ लिया। संतोख सिंह वाला रानी के आगे अट्टारी स्टेशन आऊंगा तो उत्थे उतर जाना तू। बाहर टांगे वाले नु पूछ लियो, तू तो मुंडा खुंडा है, पजदा पजदा 2 मील चला ही जाएगा। अच्छा सुन, अंबरसर दे या बाहर बुरजा वाला है दी बस जांदी है ना, तू सीधा रानी के उतर जाना सी। गां दे बाहर का संतोख सिंह 2 मंजिला कोठी नजर आवेगी, उत्थे पूछ लेना, सामने इंदर सिंह दा फार्म है। किंतु रामदेव इतना ही समझ पाया कि अट्टारी स्टेशन से 2 मील पर रानी के गांव है। गांव के बाहर संतोख सिंह की 2 मंजिला कोठी है और उसके सामने है इंदर सिंह का फार्म। एनी दूरो कल्ला किंदा आ गया, बिहार के हो या यूपी के? बिहार के, रानी के गांव भाई को खोजने जा रहा हूँ। तेरी तो मूछे भी नहीं फूटी पुत्र, हिम्मत है, इंसान दा नाम ही है। गाड़ी रुकते ही अच्छा कहकर बुजुर्ग उतर गए। रामदेव उन्हें जाते खिड़की से देखता रहा। गाड़ी खिसकी तो टिकट चेकर सामने था। टिकट चेकर ने यांत्रिक लहजे में पूछा, अट्टारी कितने स्टेशन है? रामदेव टिकट थमाते हुए पूछ बैठा, पहली बार आया तू? अगला स्टेशन है, उत्थे उतर जाना, आगे पाकिस्तान है। चेकर टिकट पंच कर आगे बढ़ गया। रामदेव सन, कहाँ आ गया पाकिस्तान? सवेरे देखेंगे। क्रिच क्रिच करके गाड़ी रुक गई। उतरकर स्टेशन के गेट की तरफ बढ़ा। बाहर निकलते ही तांगे वाले ने उसे पूछा, पाकिस्तानी गाड़ी है? जी, टेम तो उसी का ही है। उसने भी पलट कर पूछ ले, रानी के गांव कौन सी सड़क जाती है? सीधी सड़क जाती है, आगे भी पूछ लेना। सूरज सर पर चढ़ गया था। तेज चलने की वजह से वह पसीने पसीने हो रहा था।
पर मंजिल पर पहुंचने की खुशी ने उसे बेफिक्र कर दिया। सड़क के किनारे गेहूं के कंटे, नंगे खेत थे। उसके गांव की तरह ही थोड़ा तिरछा, आधा साफ आसमान था। हवा सोई हुई थी। गरम बगुले सीधा उड़ते और सूखे पत्तों धूल को ले उड़ते। सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई राह ही नहीं था। चारों तरफ तापमान का रास्ता। रामदेव का ध्यान भाई विष्णुदेव की तरफ था। रोज रोज के कर्फ्यू में चिट्ठी कैसे पहुंचती? भैया भी तो चिट्ठी का इंतजार करता होगा। भैया उसे देखते ही लिपट जाएगा। वह भी आंसू नहीं रोक सकेगा। भैया तिल का लड्डू देखते ही खिल जाएगा। लेकिन भैया भैया उससे पहले खाने पीने को पूछेगा। भैया घुमा फिराकर भौजी के बारे में भी पूछेगा। वह भाई जनार्दन से बदला लेने के लिए जरूर कहेगा। उसे सामने सड़क के किनारे 2 मंजिला मकान दिख गया। एक सरदार जी आगे आगे जा रहे थे। उसने अपनी चाल तेज कर दी। अरे भाई साहब, इंदर सिंह का फार्म किधर है? उसने पास पहुंचकर पूछा। किसनु मिलना, तू आया कित्थों? सरदार जी ने खुलासा ही पूछ लिया, पर रामदेव की समझ में ठीक से न आ पाया। विष्णुदेव बिहारी, रामदेव अटपटाकर बोला। बात तो पल्ले पैंदी नहीं है। चल सरपंच स्वरूप चल, उत्थे जाके गल करिया। सरदार जी ने उसे पीछे पीछे आने का इशारा किया। परेशान रामदेव उनके पीछे पीछे बढ़ता गया। कुछ दूर जाकर पुरानी ईंटों वाला महल नुमा घर के सामने जाकर दोनों रुक गए। रास्ते में सरदार जी ने उसका नाम पूछ लिया और अपना नाम भी बता दिया, कृपाल सिंह। कृपाल सिंह ने आवाज दी, सरपंजी ओ सरपंजी, थल्ले आओ, एक परदेसी बंदा आया नहीं। कुर्ता पजामा पहने एक लंबा तगड़ा गोरा चिट्टा आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की नुकीली काली मूछें सज रही थी। कृपाल सिंह को देखकर मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। कृपया बंदा कोनो, ये तो कित्थों फड़ के लाया है? ए कृपालिया, ए बंदा कौन है? इनो कित्थों फड़ के लाया है? सरपंच जी मैं कित्थों ले आऊंगा? ए बंदा किसी दी खोज विच आया सी, हिंदी बोलता सी, तुसी समझ लो, गल बात कर लो। सरपंच स्वरूप रामदेव की ओर पड़ा, उसे गहरी नजरों से देखा। कक्का क्या बात है? मेरा भाई विष्णुदेव इंदर सिंह के फार्म पर काम करता है, बहुत दूर बिहार से आया हूँ, ये चिट्ठी है। रामदेव ने कार्ड सरपंच स्वरूप के हाथ में थमा दिया। सरपंच स्वरूप ने पोस्ट कार्ड उलट पुलट कर पढ़ा और रामदेव को वापस थमाते बोला, पता तो ठीक है। कृपया ने देख पाई दी कि अन्नी दूर ले आई। उसे याद आया सी एक बिहारी मुंडा इंदर दे फार्म ते देखिया सी। चल तुझे इंदर सिंह के पास ले चलता हूँ। सरपंच स्वरूप आगे बढ़ा, रामदेव उसके पीछे चला। कृपाल सिंह अच्छा कहकर अपनी राह चला गया। तेज धूम में चलते दोनों पास ही इंदर सिंह के फार्म पर पहुंचे। सत श्री अकाल जी, एक महिला ने शालीनता से कहा। सरपंच ने सिर हिलाया। सत श्री अकाल। इंदर सिंह कहाँ गया? वे तो कल सवेरे आएंगे जी, अमृतसर में कुछ काम था। ये मुंडा अपने भाई से मिलने आया है। इसका भाई तो फार्म दा काम करता है। क्या नाम बताया? विष्णुदेव। रामदेव ने साफ साफ लहजे में कहा। उसके चेहरे से उत्सुकता का लावा जैसे फूट पड़ना चाहता था। महिला ने उसे गौर से देखा। विष्णुदेव, इस नाम का एक भैया तो था जी, 3 महीने पहले कपूरथले लौट कर गया। पिछले साल उसे हम अपने मामा जी के पास से ले आए थे। इस साल भी बिहार से आया, पर बोलता था दिल नहीं लगता। 3 महीने पहले कपूरथले लौट गया। सरपंच स्वरूप ने रामदेव की ओर देखा। उसे लगा कि अब रामदेव रो देगा। देख मंजीत कौर, सरपंच स्वरूप ने अजीजी से कहा, लड़का बिहार से आया है, परेशान है, इसके पास तेरा ही पता है। सरदार जी के आने पर बात कर लेना जी, ज्यादा तो वही बतला पाएंगे। कहकर मंजीत कौर मुड़ गई। चल मुंडिया, मेरे यहाँ ही रोटी पानी कर लेना, सवेरे देखेंगे। बांसुरी क्या बोलती है? रात धमक आई थी। दलान में कृपाल सिंह और सरपंच स्वरूप बातें कर रहे थे। घूम फिरकर बात पंजाब के हालात पर ही चलती। अखबार रेडियो के हवाले अफवाहों का विश्लेषण चल रहा था। दालान के किनारे वाले तख्त पर चादर से मुंह ढके लेटा रामदेव के सामने विष्णुदेव का चेहरा बार बार कौंध रहा था और रह रहकर रुलाई आ रही थी। सरदार ने पहले तो अच्छे से बोली, पर विष्णुदेव का जिक्र आते ही साफ मुकर गई। सरदार जी से बात कर लेना। अगर विष्णुदेव 3 महीने पहले कपूरथले चला गया तो वहां से चिट्ठी जरूर लिखता। जेल में भी होता तो वहीं से लिखता। 200 रुपए में वह अपने भाई को कहां कहां खोज पाएगा। कहीं भैया। आखिर रुलाई फूट पड़ी। हिचकियां नाक से बहते पानी और खांसी ने भेद खोल ही दिया। कृपाल सिंह लपका और रामदेव को झकझोर कर पूछने लगा, ए मुंडिया, सरपंच जी देखिए। सरपंच स्वरूप भाग गया। वह उठकर रामदेव के पास आया और दिलासा देने लगा, देख भाई, कल इंदर सिंह से साफ साफ तेरे भाई का पता पूछ लेंगे। रुपए पैसे की जरूरत हुई तो दे देंगे। तू कपूरथले जाकर भाई से मिल लेना। क्यों कृपाल सिंह? हाँ जी, मुंडे ने मदद जरूर करनी चाहिए, ये जो गरीब लोग हैं ना। कब रात गुजर गई सोचते सोचते रामदेव का पता ही नहीं चला।
सरपंच स्वरूप को देखते ही इंदर सिंह चिल्लाया, आओ महाराज जी, मंजीत कौर कह रही थी उस बिहारी मुंडे के बारे में। मैं अमृतसर चला गया था, दोनों पुत्रों पर दिल लगा रहता है। रात जाकर टेलीफोन से बात हुई, तब जी को चैन आया। सवेरे वहां से चला, बस समझो अभी आ रहा हूँ। मैं भी मूर्ख, चलो अंदर बैठते हैं, कुछ चाय वाय भिजवाना, कहकर इंदर सिंह शुरू हो गया। हाँ जी, लड़का बड़ा भला था, पिछले साल ही भी मेरे पास आया था। इस साल आया तो उखड़ा उखड़ा रहता था, दिल नहीं लगता था, टिक नहीं पाया, चल दिया। कपूरथले मंजीत के मामा के यहाँ गया होगा, ऐसा ही बोल रहा था। 2 महीने हो गए, अब आप कहो तो इस मुंडे को खर्चा पानी दे दूं। इंदर सिंह की वाचालता के सरपंच स्वरूप शक में पड़ गया। कल मंजीत कौर कह रही थी कि लड़के को गए 3 महीने हुए और यह कहता है 2 महीने, और खर्चा पानी क्यों देना चाहता है। इंदर सिंह, लड़का जिंदा है या नहीं, सरपंच ने सधी आवाज में पूछा। कहते ही इंदर सिंह के चेहरे पर स्याही पुत गई। रामदेव को धक्का लगा। इंदर सिंह जबरन अपने चेहरे पर काइयां मुस्कुराहट लाता बोला, मरने की बात कहाँ से आ गई, लड़का जरूर जिंदा होगा जी, कपूरथले होगा, और यहाँ कहाँ चला गया होगा। भैया लोगों का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहां। सरपंच स्वरूप के पीछे खड़ा रामदेव सिसकियां लेने लगा। मंजीत कौर चाय की ट्रे लेकर कमरे में घुसी। रामदेव को रोता देखकर पल भर के लिए ठिठक गई। मंजीत कौर ने गहरी नजरों से पति को देखा और उसके होठ भिज गए। यंत्रवत ट्रे को सेंटर टेबल पर रख तेजी से मुड़कर अंदर चली गई। सरपंच को साफ लगा कि इंदर सिंह झूठ बोल रहा है। मंजीत कौर भी छिपा रही थी, ऐसे झूठ बोलने की जरूरत क्या है, विष्णुदेव जिंदा नहीं है। सरपंच की आत्मा पर ठक से हथौड़े जैसी चोट लगी और वह गुस्से से तिलमिला उठा। साफ बता इंदर सिंह, विष्णुदेव जिंदा है या नहीं, जिंदा है तो उसका पता दे। कह तो दिया वह यहाँ से चला गया, जिंदा ही होगा। इस लड़के पर रहम खा इंदर सिंह, इतनी दूर से आया है, झूठ बोलने से क्या फायदा। और इस रुपए तू मुझे झूठा कहेगा। इंदर सिंह भड़क उठा। सरपंच से हार गया तब भी अकड़ नहीं गई। तू होता कौन है जो मुझसे पूछने चला आया, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, बड़ा आया लड़के की तरफदारी करने वाला। स्वरूप अवाक। रामदेव बुक्का मारकर रो पड़ा। अचानक रामदेव उठा और इंदर सिंह के पांव पर गिर पड़ा। मालिक, मालिक बता दीजिए, मालिक मेरा भैया कहाँ है, बहुत उपकार होगा मालिक, बता दीजिए। तू पत्थर है इंदर सिंह। सरपंच स्वरूप घृणा से उफन उठा। लंबा चौड़ा फार्म, इतना पैसा, पर इंसानियत जरा भी नहीं। परदेसी की तू मदद नहीं कर सकता। खैर चल मुंडे। सरपंच स्वरूप उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़कर रामदेव को झकझोर कर उठाया। भाई साहब रुकना। अंदर से मंजीत कौर की आवाज तेज आई। दरवाजे से ही मंजीत कौर ने एक झोला सरपंच के पांव के पास फेंका। उफनती मंजीत कौर पर जैसे दौरा पड़ गया। ये विष्णुदेव का सामान है, वह दुनिया में नहीं है। कहते कहते मंजीत कौर फूट फूट कर रोने लगी। हिचकियों के बीच उसने कहा, मुझसे बोलकर गया था कि अमृतसर में से घर वालों के लिए कपड़े लेने जा रहा हूँ, देश जाना है। अमृतसर से लौटकर आता तो यहाँ से पैसे लेकर जाता। 3 बजे दिन में गया, बस बिगड़ने से शाम हो गई। छेड़हट्टा के पास रोककर मारकाट हुई और उसी में आगे कुछ ना बोल पाई। गूंगे रामदेव की आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। सरपंच स्वरूप मंजीत कौर की बात सुनकर स्तब्ध था और अपराधी की तरह इंदर सिंह की आंखें भी फर्श पर गड़ी हुई थी। मैं 3 दिनों तक रोती रही, मेरे भी बेटे हैं, ये फंस जाने के डर से बात छिपा रहे थे। कल रात हम दोनों में झगड़ते रहे, छिपाना क्या है, वह भी तो किसी का बेटा है, भाई है। कल मैं भी झूठ बोली, हमें माफ करो सरपंच जी। मंजीत कौर के अंदर बैठी माँ ने उफान मारा। उसने आगे बढ़कर रामदेव को छाती से लगा लिया और अपनी ओढ़नी से उसके आंसू पोंछने लगी। बीच में पड़े विष्णुदेव की झोले में उसकी बांसुरी झांक रही थी। सब चुप थे, आंसू की तरह। बांसुरी भी जैसे कुछ बोल रही थी। बांसुरी क्या बोल रही थी कोई समझ नहीं पाया। तो यहाँ कब तक भुगतता रहेगा। कुछ देर तक उस दिन नहर के किनारे बैठा रहा। नहर का कल कल पानी, आजाद हवा, सब बेकार। सरपंच के घर की तरफ चल पड़ा। कल उसे रुपए मिल जाएंगे 2000। सरपंच साहब उसे अमृतसर से दिल्ली वाली बस में बिठा देंगे। अमृतसर के लिए आज उनको याद दिला देनी चाहिए। वह सोचता आगे बढ़ा जा रहा था कि फौज की 3 जीपें गुजरी। लाउड स्पीकर में पंजाबी में कुछ घोषणा की जा रही थी। थोड़ी थोड़ी दूर और गया और 3 जीपें गुजरी। रामदेव घबरा गया, जल्दी जल्दी सरपंच के घर की ओर बढ़ने लगा। सरपंच के घर के पास पहुंचकर वह हाँफ रहा था। सरपंच साहब, पाकिस्तानी फौज घुस आई है क्या। अरे नहीं कक्का, सरपंच स्वरूप ने लंबी सांस ली। अपनी फौज है, यह बहुत बुरा हुआ। क्यों? तुम क्या समझो, हम बॉर्डर के लोग समझते हैं फौज आती है जाती है, पर जो खालिश छोड़ जाती है उसका कोई इलाज नहीं। चल इंदर सिंह के पास चलते हैं। फंसे रामदेव के लिए कुछ उपाय नहीं था।
टीवी पर जलंधर लाहौर की खबरें सुनते देखते रहो, कुछ मालूम नहीं कहाँ क्या हो रहा है। पूरे पंजाब क्यों जैसे सुन बहरी हो गया है। बाघा अट्टारी जैसे फौजी छावनी बनी हुई थी। घरों में चीख डर के दुबकी पड़ी थी। हवा की भी तलाशी चल रही थी। घृणा के अंदर में मौन ही पत्तियों की भाषा थी। परिंदे की तरह अफवाहें उड़ती, मौत की खबर चीख नहीं बन सकती थी। लोग कबूतरों की तरह दुबके रहते। रात भी जगी जगी कटती। हरी वर्दी में लोग सन्नाटे को कुचलते रहते। तलाशियों ने मालकिन को तोड़ दिया। इंदर सिंह टीवी के पास बैठे रहते, बीच बीच में रेडियो पर भी खबरें सुनते। रामदेव रसोई में जाकर मालकिन की मदद कर देता। रोना एक सिलसिला बन गया था। सरपंच जी ढांढस देने आए। कृपाल सिंह का भाई अमृतसर में सेवादार था। कृपाल सब्र कर सकता है। दिल्ली में सब ठीक ठाक है, आखिर राजधानी है। तू नाहक परेशान है मंजीत कौर, हिम्मत रख। कैसे चुप हो जाऊं? एक फूल टूटता है तो हर पत्ता रोएगा। उस पार के गोले दगते हैं तो हमारे में जोश होता था। अब तो इधर से ही कोई इस बार उन्हें बेटों की तरह कलेजे में क्यों नहीं लगाता? जिनको देख हिम्मतें होती हैं वही हमें डराते हैं। बस अब तो वाहिगुरु जी का आसरा है। रामदेव की रोती कलपती मंजीत कौर माई की तरह लई। दिल्ली में बसे उनके दोनों बेटों का क्या हुआ होगा? तूफान की तरह गुजरे वे दिन। 12 दिन बाद कर्फ्यू खुला तो आशंका की तेज बयार थी। किसका कौन मरा, कहाँ चला गया? आखिर इंदर सिंह ने कहा, अमृतसर जाना है तो यहाँ कब तक भुगतता रहेगा? सफर तमाम नहीं। मलबे के शहर अमृतसर में आतंक का तना हुआ छाता था। आंखों के दिए बुझे बुझे थे। मरघट सा सन्नाटा। बस की आरामदेह सीट पर बैठा रामदेव खिड़की से चेहरा सटाए हुए देख रहा था। इंदर सिंह और सरपंच स्वरूप नीचे खड़े थे। हचकी के साथ बस आगे बढ़ी। रामदेव ने झट हाथ जोड़ लिए और उनके ओझल होते ही उसने लंबी सांस ली। आंखें बंद करते ही जैसे माई सामने खड़ी हो गई। क्या झूठ बोलना चाहता है भैया का पता नहीं चला, पर 2000 के रुपए का क्या करेगा? गोद में पड़ा विष्णुदेव का झोला भारी लगने लगा। बांसुरी झोले से बाहर झांक रही थी। विष्णुदेव का चेहरा उसके सामने घूम गया। अचानक उसका माथा घूमने लगा। आंसुओं में तब मंजीत कौर का चेहरा, कृपाल सिंह, इंदर सिंह के झुर्रियों की तरह लटकता हुआ चेहरा सामने आता और ओझल हो जाता। फिर दहाड़ मारकर रोती माई, बिस्तर पर मुंह देकर रोती भौजी। उसे जोर से कपकपी आई। रोम रोम खड़खड़ा उठा। नहीं नहीं, वह धीरे से बुदबुदाया। आगे की सीट का हैंडल उसने मजबूती से पकड़ लिया। गुर्राती बस आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। आगे ही तो बढ़ना था। भैया एक्सप्रेस का सफर तमाम नहीं हुआ था। तो यह कहानी थी अरुण प्रकाश द्वारा रचित भैया एक्सप्रेस।